हेलो, वेलकम टू टॉपर 360। तो जैसा कि अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अभी हम कवर आउट करने वाले हैं, स्पीडी बुक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे में आ चुके हैं, क्योंकि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनकी क्वेश्चन की एक वैलिडिटी होती है और वो बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है ना। तो मैंने पहले पास्ट ईयर के जितने भी रेलवे क्वेश्चन हैं उसको मैंने स्पीडी बुक से लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक बात इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे स्पीडी से, बट इस वीडियो में क्या अलग है आप बताइए। तो अब वीडियो के साथ 4 से 5 मिनट बने रहे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि हमने एक अलग तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इतना बात। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जनगणना सूची के जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, तो ये जो जनगणना होता है, जो भी काउंटिंग जो होता है पॉपुलेशन का, जो भी मतलब सेंसस होता है, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 तरह का सूची होता है। एक संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है और एक राज्य सूची होता है। ये तीनों याद रखिएगा। देखिए, संघ सूची के अंतर्गत आता है जनगणना, यानी पॉपुलेशन को काउंट करना। ठीक है। अच्छा, समवर्ती सूची के अंदर में आता है शिक्षा, एजुकेशन आता है। ठीक है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राज्य सूची के अंदर आता है आपको राज्य के बारे में, कि राज्य के बारे में कैसे काम हम चल रहा है, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, राज्य का देख रेख। तो देखिए, मतलब समवर्ती सूची के इंग्लिश में हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं, समवर्ती को। और इसके अंदर में क्या आता है, एजुकेशन आता है। ठीक है, तो आपने तीनों सूची को बारी बारी से देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो राज्य संघ में वर्णित करता है। आपको भी पता है कि इंडिया में 28 राज्य है और 28 को मतलब यूनाइट करता है हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक और चीज़ इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, ये आर्टिकल 1 में आता है। आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, बट आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ही पता है जो भी बच्चा क्लास में टॉप आता है तो उसका नाम हर कोई याद रखता है, और जो भी लास्ट आता है उसका भी नाम हर कोई याद रखता है। समझ गए ना। सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल 1 में आता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, बोला जा रहा है मछलियों की यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो मछली होता है, मछली जो फिश होता है, उसके अंदर तेल होता है, आपको पता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। अच्छा, अब बात करते हैं विटामिन डी से, हम बात कर लेते हैं विटामिन डी से किस रोग, मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसी के साथ हम विटामिन के बारे में डील कर लेते हैं। विटामिन ए आपको पता होगा, जल्दी से देख लेते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को डील करता है। विटामिन बी जो है बेरी को डील करता है। ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी को डील करता है, मतलब विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी रिकेट्स को होता है। ठीक है ना। और विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग, मतलब खून का अगर विटामिन के का कमी हो जाएगा तो आपके शरीर में कहीं भी कटिंग होता है ना, कहीं भी चोट लगता है, खून निकलता है, तो वो बंद नहीं हो पाएगा। तो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है विटामिन के। समझ गया, विटामिन को हमने देख लिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। ये थोड़ा देखिए, सबसे पहले क्षुद्र ग्रह का इंग्लिश जो होता है वो होता है एस्ट्रॉयड। और एस्ट्रॉयड का तो आप नाम सुने ही होइएगा। एस्ट्रॉयड का मतलब होता है कि एक बड़ा पत्थर सा आकार का। ठीक है ना। अब देखिए, एस्ट्रॉयड जो है, एस्ट्रॉयड एक ऐसा चीज़ है, अगर मान लीजिए पृथ्वी से अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉयड टकरा जाता है तो पृथ्वी का मतलब पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लकी हैं इसलिए क्योंकि पृथ्वी के आसपास ज़्यादा एस्ट्रॉयड नहीं पाए जाते, और जो पाए भी जाते हैं तो वो साइड से गुजर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मतलब मंगल का मतलब मार्स हो गया और बृहस्पति का मतलब हो गया जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा, किसके बीच में मतलब एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। अच्छा, एक और बात बता देते हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस दिखा देते हैं आपको। जैसे सबसे पहले सन होता है, आपको याद होना चाहिए। सन के बाद जो आता है वो होता है मरकरी। ठीक है, मरकरी। उसके बाद आता है वेनस, माई वेरी। उसके बाद अर्थ आता है। ठीक है, अर्थ के बाद आता है मार्स, अर्थ के बाद आता है मार्स। ठीक है, मार्स। और मार्स के बाद आता है जुपिटर। ठीक है, उसके बाद आता है सैटर्न, एंड उसके बाद आता है नेपच्यून। ये कैसे मैंने आपको बताया, तो इसके पीछे एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये लिख लीजिएगा, माई वेरी इफिशियंट
इफिशियंट मदर, मतलब ये ट्रिक होता है, आप याद रख लीजिएगा, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा ग्रह किसके बाद आता है, कौन सा ग्रह किसके पहले आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए जो ये तुलबुल परियोजना है, परियोजना का मतलब तो समझते ही होंगे, मतलब परियोजना मतलब जिसके ऊपर कुछ काम हम चले, मतलब बिजली उत्पादन चाहे कुछ भी काम चले, उसी को हम परियोजना बोलते हैं। समझ गए ना बात को। सो ये जो है झेलम नदी के ऊपर स्थित है, और झेलम नदी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में, आपको पता होगा, बहुत पॉपुलर नदी है। अच्छा, एक और बात इस नदी के बारे में पॉपुलर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वाला हमेशा बोलता है कि झेलम नदी के जरिए हमारे पीओके को ऑक्यूपाई किया जा रहा है, और झेलम नदी भी हमारा है, हमारे ऊपर ऑक्यूपाई जाता है। ये विवाद 2011 में काफ़ी बढ़ चढ़ के चला था। मतलब झेलम नदी को अपना बनाने का दावा करता है पाकिस्तान। ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत फैक्ट है। झेलम नदी हमेशा इंडिया का था और इंडिया का ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी में दिखा रहा हूँ ना कि आपको याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप 2 बार देख लिए ना, यकीन मानिए अभी आपको पूरा याद हो रहा होगा। ठीक, क्योंकि बाकी जो वीडियो है यूट्यूब पे वो सीधा पढ़ता है यार, तो वो तो कोई भी पढ़ सकता है। थोड़ा सा आप मेहनत करो, होमवर्क करके आओ, तभी तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बाबरनामा के लेखक बाबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबरनामा में क्या है, बाबरनामा मतलब ऑटोबायोग्राफी होता है। समझ गए ना, हर कोई का ऑटोबायोग्राफी होता है, जैसे अलग अलग तरह के लोग अपने अपने ऑटोबायोग्राफी को बनाते हैं। इसमें ये रहता है कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ, वो क्या खाता था, कब सोता था, उसकी कितनी पत्नियाँ थी, उसकी कब मृत्यु हुई, वो उसका पैशन क्या था, वो चीज़ होता है। तो इसके बाबरनामा जो रिलेटेड है वो बाबर से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद रख लीजिए 8 मार्च को। देखिए इसके पीछे एक मतलब मैं एक बात बताता हूँ, ये क्यों मनाया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या था ना, मतलब 1908 के करीब में मतलब महिलाओं का न्यूयॉर्क में, ऐसा तो हमेशा हर जगह होता था, लेकिन न्यूयॉर्क में महिला लोग जो थी 8 मार्च को मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में रोड पर उतर गई। इसलिए उतर गई क्योंकि उनसे बहुत काम करवाया जाता है ऑफिस में। ठीक है, और उनको जल्दी नौकरी भी नहीं दिया जाता था महिलाओं को, तो इसलिए इसके विरोध में वो लोग न्यूयॉर्क में उतरी थी, और उसी दिन से ये मनाया जाता है 8 मार्च को, इंटरनेशनल वोमेन डे। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये जो लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर ये डिस्टेंस का मात्रक होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये ईयर है तो लोग इसको टाइम बोलने लगते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी मात्रक टाइम का नहीं है। जब लाइट के साथ ईयर लगा हो, लाइट ईयर, तो ये डिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है ना, डिस्टेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री। ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट में जब आप बदलिएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए, F = 9c/5 + 32। ठीक है ना, तो देखिए अगर C दिया हो तो यहाँ पे पुट कीजिएगा, F आ जाएगा, चाहे F दिया हो तो यहाँ से C का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं था, बाबर हुमायूं, उसके बाद अकबर था, उसके बाद जहांगीर था, उसके बाद शाहजहां था, उसके बाद औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब, और बीच में 2-4 और लीडर है, और लास्ट में जाके बहादुर शाह द्वितीय आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो था महात्मा गांधी ने दिया था, इसको हम इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। और इसी नारा के दौरान में उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, करो या मरो, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू एंड डाई। ठीक है, और 21 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राशियों की कुल संख्या 12, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या 12 याद रखिएगा, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं क्योंकि वन लाइनर है। इंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। देखिए कभी भी आप जाते होइएगा डॉक्टर के पास, या फिर सुनते होइएगा कि किसी को मतलब कमजोरी हो जाता है, तो लोग, गांव का लोग नहीं बोलता है कि इसको 1-2 इंजाइम लिख दीजिए, इंजाइम। तो इंजाइम का मतलब ही होता है प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, ऐसे तो ग्रह के ऊपर हम आगे क्वेश्चन डील करेंगे पूरा, इसके मतलब ये ख़त्म हो जाता है सीरीज़ तो, लेकिन एक बात बता, जब भी आपको सबसे पूछे ना ग्रह के बारे में और आपको आंसर नहीं पता हो, उस केस में आप शुक्र ही मतलब गेस कीजिएगा, अगर ऑप्शन में होगा तो। ये मैं मतलब ऐसे ही हिंट दे रहा हूँ आपको, समझ में है ना। अगर कोई भी पूछा है कि सबसे कुछ भी और आपको आंसर नहीं पता है तो शुक्र, क्योंकि शुक्र जो होता है मोस्ट ऑफ द का आंसर होता है। ठीक है,
अगर आपको सही आंसर पता है तो सही ही टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ये ठीक बात है, मौर्य वंश का शासक था और बिंदुसार था, और बिंदुसार के बाद ही अशोका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोका से पहले थे बिंदुसार और बिंदुसार से पहले थे बाद में है अशोका। अशोका तो इतना पॉपुलर है, कोई नहीं, अशोका द ग्रेट। इसके ऊपर तो मतलब जी सिनेमा पे सीरीज भी बन चुका है, एपिसोड मतलब कहानी भी, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ पे है? भुवनेश्वर शहर के अंदर एक शहर वो भी इंपॉर्टेंट है, पुरी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। जैसे इस बार जो 26 जनवरी को जो परेड हुआ था ना 2021 में, तो 2021 में जो परेड हुआ है, तो आप देखते होइएगा परेड, कभी देखे होइएगा तो उसमें हर एक स्टेट का जो है ना गाड़ी पे लाद के और उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इस बार इसी मंदिर को दिखाया गया था, आप देख लीजिएगा जाकर, लिंगराज मंदिर, ठीक है। अच्छा, एक बार और इसको विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है, मतलब धरोहर में शामिल है। मतलब अगर इस मंदिर को कोई चाहेगा इंडिया के लोग की तोड़ ओड़ दे तो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये विश्व का धरोहर है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखिएगा लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मकाऊ की मुद्रा पटाखा कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जॉन लुथिये ने किया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो मतलब सिनेमा का आविष्कार के बारे में अलग अलग नाम आएगा, बट ये क्वेश्चन आया था 1991 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना पड़ेगा, निकोलस और जॉन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। देखिए, पृथ्वी का अर्थ का जो है एकमात्र उपग्रह जो है मून है। ये उपग्रह का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो उसका वो चक्कर लगा है, ठीक है ना, चक्कर लगा है तो उसी को हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि उपग्रह जो होता है वो कितना भी हो सकता है। पृथ्वी के पास मात्र एक है, किसी किसी ग्रह पे 200 मतलब मून होता है, मतलब 200 उपग्रह होता है, 400 उपग्रह होता है, तो मतलब कितना भी हो सकता है, समझ गया ना बात को। सो ये इंपॉर्टेंट बात था, आप मतलब एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अच्छा, अगले अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज्य कवि बाणभट्ट था, ठीक है। अच्छा, हर्ष का मतलब पूरा नाम हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। अच्छा, ये जो बाणभट्ट थे ये अपनी बातों को संस्कृत में उपयोग करते थे, मतलब बताते थे, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, बाणभट्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, मतलब बाणभट्ट, तो बाणभट्ट का ही रचना है कादम्बरी, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट का ही रचना है, और बाणभट्ट किससे रिलेटेड है? हर्षवर्धन से, ठीक है। हर्षवर्धन का राजकवि था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाइड्रोजन बम क्या होता है? हाइड्रोजन बम देखिए एक प्रकार का एटॉमिक बम होता है, मतलब एटॉमिक बम यानी कि परमाणु बम, ठीक है। अच्छा, इस एटॉमिक बम आप सुनते हुए बहुत खतरनाक है। एक बार हुआ था अटैक, कहाँ पे? जापान में, और अभी तक वहाँ के लोग मतलब इफेक्टेड हैं, ये बात। अच्छा, देखिए एक और बात इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि देखिए ये जो होता है ना बम, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये तो याद रखिएगा हमेशा। इस बम में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो ये इसका कंडीशन क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन होने का? ये क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार आता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने का क्या कंडीशन है। तो ऑप्शन में दे देगा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। और एक ऑप्शन 5वां नंबर में ये भी रहेगा कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। तो आपका आंसर होना चाहिए वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो तभी न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, फ्यूजन तभी आपका हो सकता है। अच्छा, सन में क्या होता है? सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है तो जानते हैं कि नहीं कि सन का कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब उसके पास तो कोई सोच ही नहीं, समझ गए ना बात को। तो हम यही आपको बताना चाह रहे थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन तो मतलब ये देखिए, डे तो बहुत सारे हैं, बट डे तो आप कोई बोलेगा कि पूरा याद कर लो, लेकिन देखिए जो इंपॉर्टेंट है 10-12 वो तो आपको याद ही होना चाहिए। जैसे 7 अप्रैल को ये हो गया। एड्स डे कितने तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे आपको मैं बता दूं 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आपको बना देता हूं मैं कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, मतलब सेना दिवस, तो वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ डे है जो आपको याद होना चाहिए फ्रिक्वेंटली, ठीक है। अभी और भी डे है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। अच्छा, देखिए चारागाह का मतलब क्या होता है? चारागाह का मतलब ये होता है कि जहाँ पे गाय हो जाके, मतलब जहाँ पे गाय भैंस जाके चढ़ सके, समझ में आया ना। अब जैसे कोई नदी होता है कोई नदी है, ठीक है, नदी है और उसके ऊपर भी घास है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी घास है, समझ में आया, घास है उसके ऊपर भी। तो
अगर घास है तो उसके ऊपर क्या जाके गाय वो चढ़ सकता है क्या? जाएगा तो डूब ही जाएगा। तो इसे हम पंपास नहीं बोलेंगे। पंपास हम उसी को बोलते हैं जिस पे जाके मतलब जो चढ़ सके, मतलब गाय भैंस जाके वहाँ पे चढ़ सके। तो दक्षिण अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है? पंपास बोला जाता है। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है और ये आएगा फिर से। देखिएगा आप आगे पढ़ेंगे ना हम लोग, तो एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। अच्छा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट देखिए, जो यूनानी जो लोग थे ना, उसके बारे में ये बोला जाता है कि वो कहीं भी जाते थे ना, तो वहाँ का न ज़्यादा नुकसान करते थे या न ज़्यादा प्रॉफिट करते थे, मतलब न्यूट्रल रहते थे। ठीक है, तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो थे यूनानी थे। ठीक है, अच्छा एक बात और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानी। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? तो उसका आंसर होगा कुषाण ने चलाया था सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा। अब ये क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, तो कुषाण ने चलाया था, याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तयाबीज थे। ठीक है, बदरुद्दीन तयाबीज थे। और अगर हम बात करें कि मतलब फर्स्ट इंडियन आईएनसी प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी प्रेसिडेंट, तो इसका जो होगा मतलब सिंपल उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना, उमेश चंद्र बनर्जी होगा इसका फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। अच्छा ठीक है, राज्य अपहरण नीति क्या होता है? राज्य अपहरण नीति का हम बताते हैं आपको क्या सीन था। ये नियम था कि इसमें ये सीन बताया गया था कि जैसे मान लीजिए आजकल के डेट में एक रिलायंस कंपनी है, समझ गए ना, रिलायंस। तो रिलायंस कंपनी जो था, अगर उसका मान लीजिए कोई बेटा बेटी नहीं हो, उत्तराधिकारी नहीं हो, तो मुकेश अंबानी के मरने के बाद, क्योंकि अभी ये ओनर है मुकेश अंबानी, तो इसके मरने के बाद ये जो रिलायंस कंपनी है ये ब्रिटिश का हो जाएगा। ये नियम था, समझ गए ना। तो इसी तरह से राजा महाराजा जिसका बेटा नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के कम्युनिटी में चला जाता था वो राज। तो यही था राज्य अपहरण नीति और इसको प्रतिपादन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा, ये नीति भी समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब देखिए आर्थिक अपक्षयन क्या था? आर्थिक अपक्षयन था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता था, जैसे नील का खेती करवाते थे, ठीक है, लोगों से, किसान से अंग्रेज नील का खेती करवाते थे और पूरा जो है ले जाते थे। तो नील का खेती करने से क्या होता था कि एक तो ज़मीन का उपज कम हुआ और जो पैसा होता था वो सीधा मतलब वो चला जाता था मतलब ब्रिटिश को, समझ गए ना। चाहे इंडिया के जो भी रिसोर्स थे, मतलब इंपॉर्टेंट रिसोर्स थे, उसको भी मतलब ख़त्म कर के, ठीक है, और ये सब जो था ब्रिटिश में मतलब पानी के जरिए, शिप के जरिए ट्रांसफ़र करता था। तो ये देख के दादा भाई नौरोजी ने बोला कि ये आर्थिक अपक्षय, मतलब हमारे देश के जो भी रिसोर्सेज है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो उन्होंने ये बात को बताया था, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत, प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है इंग्लिश में, मतलब वेल्थ का ड्रेन, मतलब वेल्थ जो है ड्रेन हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, समझ में आना। तो इसका जो था दादा भाई नौरोजी था, समझ गया बात को। अच्छा आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। देखिए मनोनीत सदस्य मतलब कि जिसको कौन करता है? मनोनीत प्रेसिडेंट करता है। राष्ट्रपति अपने मन से किसी को कर सकता है, आपको भी कर सकता है, लेकिन आपके अंदर कोई बात होनी चाहिए, समझ में है ना। ऐसे किसी को थोड़ा कर देगा। तो 12 को करता है, समझे ना। टोटल सीट राज्यसभा में कितने, याद रखिएगा, 245 है, जिसमें 233 तो इलेक्ट होके आते हैं और 12 प्रेसिडेंट करता है, तो ये मिल के 245 हो जाता है। अच्छा, लोकसभा के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो 552 हो सकता है, समझ में है। अच्छा, अभी कितना सीट है? अभी जो है 543 सीट है। अच्छा, ये बात बताइए, लोकसभा में भी मनोनीत सीट होता है क्या? हाँ, लोकसभा में भी मनोनीत सीट होता है, 2 सीट होता है, समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा जो जल मरुस्थल है, समझ में आया ना, जो सुंडा जो जल मरुस्थल है वो जावा तथा सुमित्रा के बीच स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये बात बताइए, दुनिया में तो बहुत सारे जल मरुस्थल है, तो यही क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसके बारे में कोई बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, ये जो जावा और सुमित्रा के बीच में स्थित है, जावा भी नदी का नाम, मतलब जावा एक जगह का नाम है। देखिए समझाता हूँ मैं आपको, जैसे जावा एक जगह का नाम है और सुमित्रा भी जल का, और इधर भी नदी है, ओशियन है, इधर मतलब ये सारा ओशियन है और इधर भी सारा ओशियन है और बीच में एक नदी है, मतलब उसी को सुंडा जल मरुस्थल बोला जाता है। ये सुंडा जल मरुस्थल है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में खतरनाक बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ से यहाँ जाना है, समझे ना भाई, तो यहाँ पे खराबी बात यह है कि इसका जो है पानी का डेप्थ बहुत कम है।
पानी का जो डेप्थ है वो बहुत कम है, तो जैसे ही सीप जाता है ना तो यहाँ पे फंस जाता है, और फंस जाने के बाद क्या होता है, निकल ही नहीं पाता है, बीच में फंस ले रह जाता है। ठीक है, तो अब तो नया ज़माना है टेक्नोलॉजी का, तो आपको आगे कोई बचा लेगा, लेकिन पुराने ज़माने में अगर आप फंस गए ना इसके बीच में तो वहीं पर रह जाइएगा, कोई बचाने भी नहीं आएगा। समझ में आया ना। सो ये जो था बहुत ही खतरनाक था, यहाँ पे कितने मतलब लोगों का जान भी गई है। तो इसलिए इस रास्ते से नहीं जाके लोग जो है दूसरा रास्ते से जाता है, उसका भी नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ गया ना। तो ये बात समझिएगा, सुंडा जल मरुस्थल जावा तथा सुमित्रा के बीच स्थित है और ये काफ़ी खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए, गांधी इरविन समझौता क्या है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वे में। देखिए, गांधी जी जब 1915 ईस्वी में जब साउथ अफ्रीका से लौट गया, उसके बाद से उन्होंने मतलब रुके नहीं, मतलब 1917 में चंपारण स्टार्ट किए, उसके बाद 1920 में, उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। ठीक है ना। तो अंग्रेज सब देखा, अंग्रेज सब भी अपना स्ट्रेटजी लगाता था, ऐसा बात थोड़े ना, इतना आसानी से कोई थोड़े ना छोड़ता है, लगाता था कि रुक ले, लेकिन बाद में अंग्रेज को पता चला कि ये रुकने वाला नहीं है। तो जब रुकने वाला नहीं है, जब कोई भी काम दोनों तरफ से नहीं मानता है, आपको भी पता होगा, ये भी नहीं मानेगा ये भी नहीं मानेगा, तो दोनों के बीच में समझौता है। तो यही समझौता हुआ था। तो इस समझौता में क्या हुआ था मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक टेबल है, ठीक है ना, तो गांधी जी इधर बैठे थे और अंग्रेज इधर बैठा था। तो ये बोला कि देखिए, मैं आपको कुछ, मेरा आप बात मानिएगा और मैं भी आपका कुछ बात मानूंगा। ठीक है। तो गांधी जी ने सबसे पहले ये बोला कि देखिए, आप जो मेरे सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, जो भी सामान मतलब हम ला रहे हैं, तो वो आपको बंद करवाना पड़ेगा। ठीक है। और भी 2-3 बात बोला। तो गांधी जी इधर से बोले, ये भी कुछ बात बताए थे। गांधी जी क्या बोले मैं आपको बता देता हूँ। 1 नंबर में बोले कि देखिए, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी अभी जेल में बंद है उसको आपको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है। 2 नंबर में जो भी आप टैक्स लेते हैं वो ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरा, हम नमक बना सकते हैं, और भी बहुत सारा बात था बताए थे। तो ये समझौता हुआ था। ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक का क्या मतलब हुआ कि पूरे विश्व का बैंक है, इसमें कोई भी जाके जमा कर सकता है पैसा। ठीक है ना, कोई भी नहीं कर सकता, इसका भी नियम है, लेकिन समझ गए बात को ना, विश्व का बैंक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल सही है, वो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसको मतलब 2015 में कन्वर्ट कर दिया गया है नीति आयोग में। ठीक है ना, नीति आयोग में। और ये 1950 ईस्वी में मतलब स्टार्ट था। ठीक है। और उसका अध्यक्ष मतलब 2015 में इसको नीति आयोग में किया गया, तो इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, PM ही होता है। समझ गए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, योजना आयोग, नीति आयोग जिसका अब नाम है, और वित्त आयोग, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आगे मैं आपको बता दूं इसके बारे में डिटेल। ठीक है। अभी इतना याद रखिए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। जो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। सिंपल है, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये मैंने पहले ही आपको बताया ना, शिक्षा समवर्ती सूची के अंदर में आता है। एक होता है संघ सूची, तो उसके अंदर में क्या आता है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची के अंदर में आता है पॉपुलेशन, मतलब सेंसस, मतलब जनगणना। राज्य सूची के अंदर में राज्यों के बारे में आता है, और समवर्ती सूची जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर में क्या आता है? इसके अंदर में आता है एजुकेशन। इसके अंदर में क्या आता है? एजुकेशन। तो याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है। अच्छा, इसके बारे में एक बात बताता हूँ। जैसे इंडिया हाउस जो है ना लंदन में स्थित है, तो देखिए, लंदन में तो सारा देश का लोग रहता है, तो पाकिस्तानी से कभी कभी प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे जाके कचरा उचरा फेंक देता है, मतलब समझ गए ना, तो जानते हैं, तो फेंक देता है, तो इंडियन सब जाके साफ मतलब करता है उसको, फिर इंडियन सब केस उस भी करता है क्यों फेंका, मतलब ये एक तरह से प्रोटेस्ट का जगह भी है, और ये लंदन में है। ठीक है ना, ये लंदन में है। अच्छा, ये काफ़ी पहले बनाया गया था, और ये काफ़ी मतलब सुंदर है दिखने में, और ये ऐसा नहीं कि अभी बनाया गया है, ये बहुत पहले से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका मतलब अगर नंबर जो अगर हम बात करें तो N2 होता है इसका मतलब सिंबल। अच्छा, अब इसी के बारे में थोड़ा वीपिंग गैस के बारे में देख लेते हैं। तो वीपिंग गैस कभी कुछ एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा नाम है, इतना याद रखिएगा। क्लोरो जो है क्लोरोबेंजल मेलोनाइट्राइल, ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है जब पुलिस सब जो है ना, अभी जैसे किसान आंदोलन हो रहा है। ठीक है ना, किसान आंदोलन, चाहे कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट है, तो ये ऐसा गैस है, वीपिंग गैस अगर छोड़ दिया जाए तो आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली ही आंसू आने लगता है। समझ गया ना, तो ये चीज़ है, याद रखिएगा। क्लोरोबेंजल मेलोनाइट्राइल इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। विश्व बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, और कितने बैंक को किया गया था? एक साथ में 14 बैंक की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि मुद्राक्षस के लेखक
विशाखा दत्त थे, ठीक है ना। मुद्राक्षस, अच्छा ये मुद्राक्षस जो है किससे रिलेटेड था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है ना। याद रखिएगा मुद्राक्षस किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसके लेखक जो है विशाखा दत्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई, ये तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है, ठीक है। किसी विधेयक को मतलब धन विधेयक में कितने में कौन प्रमाणित करता है, अध्यक्ष प्रमाणित करता है, और इसको कितने दिन में कर देना है, तो 14 दिन के अंदर में कर देना। अगर इससे ज़्यादा लेट लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और इसको कौन करता है, अध्यक्ष करता है। अच्छा एक क्वेश्चन अगला ये है कि मोनोजाइट थोडियम का अयस्क होता है, मतलब थोडियम का जो अयस्क होता है वो होता है मोनोजाइट, ठीक है। मोनोजाइट होता है, ठीक है, मोनोजाइट। अच्छा एक और बात क्वेश्चन बहुत आता है कि अल्मुनियम किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट का जो होता है अयस्क जो होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, उसका मतलब होता है अल्मुनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। ये देखिए इंग्लैंड का ही क्यों, बहुत जगह प्रधानमंत्री होते थे, हम इंग्लैंड का ही क्यों याद कर रहे हैं, और इंग्लैंड का ही क्यों क्वेश्चन में है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड ने है इंडिया पे राज किया है, ठीक है ना। इंडिया पे इंग्लैंड का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए मतलब याद करना जरूरी है वहाँ के फर्स्ट पीएम का। इसके जो फर्स्ट पीएम जो है रॉबर्ट वालपोल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है, जैसे अभी देखिए अभी है ना बजरंग दल, ठीक है, बजरंग दल, तो बजरंग दल किसके इशारे पे काम करता है, आरएसएस के इशारे पे काम करता है, ठीक है ना। और पुलिस जो है वो किसके इशारे पे काम करता है, गवर्नमेंट के इशारे पे काम करता है। तो उस समय क्या था, ब्रिटिश के पास अपना फोर्स था, लेकिन हम लोग के पास नहीं था उतना फोर्स। तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि अपना एक फोर्स बनाया जिसका नाम रखा था इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, और जिसका गठन 1942 ईस्वी में हुआ, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इसको किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, ठीक है। अच्छा इसको अंतिम शासक बनाया किसने, देखिए ये जो था पहला बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पहला बैटल हुआ था। तो इसमें मतलब इब्राहिम लोधी जो था हार गया था बाबर से, यानी बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया था, समझ गया ना। तो इसलिए अंतिम शासक था। इसके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इब्राहिम लोधी की मृत्यु कब हुई, तो 1526 ईस्वी में हुई। किस लड़ाई में ये हार गया, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हार गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा आप सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी देख लेते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है, 1556 ईस्वी में। अच्छा हेमू के बीच में जब हुआ था तो इसमें जीता कौन था, तो जीता था अकबर, ठीक है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। इसमें कौन जीता था, तो अहमद शाह अब्दाली जीता था, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत बार बार यूपीएससी में आता है कि कोई भी लड़ाई जो हुआ था, 3 लड़ाई बैक टू बैक पानीपत में ही क्यों हुआ, तो पानीपत में लड़ाई होने का रीज़न था क्योंकि वहाँ का जो मौसम था वो काफ़ी अनुकूल था, वहाँ पर बारिश वारिश नहीं होता था, जो सेना होना जाता था तो आराम से रह सकता है। मान लीजिए लड़ाई करने आप गए और वहाँ पर दहाड़ आ गया, तो अब क्या लड़ाई कीजिएगा, आप तो ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। मतलब ये बहुत सारे इतिहास में ऐसे घटना हुआ है जहाँ पे मतलब आदमी हार गया, समझ गया ना, किसके चलते, मौसम के मार के चलते, समझ गए। तो ये चीज़ पानीपत में नहीं होता था। पानीपत है कहाँ, पानीपत जो है हरियाणा साइड में है, समझ गया ना, हरियाणा साइड। इतना एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे मालूम नहीं है बट हरियाणा साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़सोप्पा जोग प्रपात सारावती नदी पर स्थित है। अच्छा बहुत सारे प्रपात हैं, तो ये क्यों आया है मतलब एग्जाम में, क्योंकि देखिए इसका वर्ल्ड रैंक 13वां है और ये इंडिया में है। मतलब प्रपात बहुत सारे होते हैं तो उसका रैंकिंग भी किया जाता है, कौन कितना सुंदर है, वहाँ पे टूरिस्ट कितने जाते हैं, कितना इफेक्टिव है, तो इसका 13th रैंक है वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये मतलब कहाँ पे है, किस नदी पे, तो सारावती नदी पे है गढ़सोप्पा पात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था गोवा में स्थित। अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा आप डिटेल में देखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान जो है गोवा में स्थित है। अब देखिए ये विज्ञान तो सीधे इंपॉर्टेंट है, समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है। अब समुद्र से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कोई समुद्र ही नहीं है। गोवा के पास में देखिएगा आप काफ़ी समुद्र है और ये तटीय राज्य है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर जाके किया जा सकता है, तो इसलिए ये गोवा में है। ये गुजरात में ही हो सकता था क्योंकि गुजरात भी तटीय है, लेकिन हर जगह तो नहीं बनाया जा सकता ना, तो गोवा में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तटीय से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है भारत का सबसे पहला कृषि प्रायोगिक फॉर्म अंबाला में स्थित है। अंबाला कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा में, पंजाब में काफ़ी अच्छा खासा
मतलब खेती होता है, तो कृषि से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो इसी साइड में होता है, समझ में है ना। तो कहाँ पे है, अंबाला में है और वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, और अभी जो है उपराष्ट्रपति इंडिया का कौन है 2021 में, वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रतिवर्ष, जो मैंने अभी पहले ही बताया, सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, रक्तचाप जो होता है धमनियों में उच्च होता है, मतलब जिसको इंग्लिश में हम आर्टरीज बोलते हैं, और निम्न किस में होता है, वेन में होता है, समझ में आना। निम्न किस में होता है, वेन में होता है, समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ रहा हो। निम्न जो होता है वेन में होता है, जिसको हम सीरा बोलते हैं, और उच्च होता है आर्टरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण से होता है, ठीक है। जो चक्रवात जो है वो निम्न दाब के कारण से होता है, समझ में आया। चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण से होता है। अब चक्रवात का मतलब क्या जानते हैं, साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं, और ये निम्न दाब के कारण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया था एक नियम, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि मतलब जिस नियम के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है लॉर्ड डलहौजी, मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। ऑप्शन रहता तो आपको मैं क्लियरली बता सकता। उन्होंने नियम दिया था कि अगर मान लीजिए कि किसी का मृत्यु हो जाता है, बेटे वोटे का उत्तराधिकारी नहीं है और माली का मृत्यु हो जाता है, तो वो जो चीज़ है वो डायरेक्टली हमारे कॉर्पोरेशन में आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने ही रेल मतलब शासन प्रथम में रेल इन्होंने ही शुरू करवाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। जो पहला रेल था मुंबई से थाने चला था और 1853 ईस्वी में चला था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमी के बीच में, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद देखिए मानसरोवर जो झील है तिब्बत में स्थित है, ठीक है। मानसरोवर जो है तिब्बत में स्थित है। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मानसरोवर जो है दो वर्ड से मिला हुआ है, मान और सरोवर। मान का मतलब इंग्लिश में होता है माइंड, और सरोवर मतलब आदमी के अंदर में। तो इसके बारे में हिंदू ग्रंथ में ये कहा जाता है कि ये जो झील है, मानसरोवर झील है, ये ब्रह्मा जी के दिमाग में पहले उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मा जी के दिमाग में पहले उत्पन्न हुआ था, और उसके बाद ये धरती पे आया, उसके बाद ये धरती पे आया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप एक बार जाके यहाँ पे नहा लेते हैं तो आपके 100 जन्मों का पाप धुल जाएगा, और जब आपकी मृत्यु होगी तो आप सीधे मतलब शिव की गोद में चले जाइएगा। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार से बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तिब्बत में आप जाइएगा तो आप बौद्ध भगवान का भी मतलब काफ़ी यहाँ पे प्रचलन है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है, तिब्बत में स्थित है, और मानसरोवर झील के बीच में जो कहानी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, तुंगभद्रा के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। विजयनगर पहले है कहाँ पे, तो ये है आंध्र प्रदेश में, समझिए, अरुणाचल प्रदेश में, समझिए ना, अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी यार, ये जो विजयनगर है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, विजयनगर जो है वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके बारे में तुंगभद्रा के बारे में ये कहानी ये है कि जैसे ये दो नदी के मतलब तुंगभद्रा जो है दो नदी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तुंग के बाद और प्लस भद्रा नदी, ये जब दोनों नदी मिलता है तो ये तुंगभद्रा नदी हो जाता है। हिंदू मैथोलॉजी में इसके पीछे कहानी है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब हिरण्यकश्यप का, या फिर विष्णु आप बोलिए, हिरण्यकश्यप का जब वध करके आ रहे थे, तो वहाँ पे जो ये जहाँ पे नदी है वहाँ पे आज भी बहुत सारा पहाड़ है, तो उस समय ये नदी नहीं था, तो पहाड़ पे वो बैठ गए। पहाड़ पे बैठ गए तो आप कोई भी काम करके जब आते हैं तो आप बहुत थक जाते हैं, तो आपको पसीना निकलता है। तो उस समय विष्णु जी के दोनों कांख से, एक कांख से पसीना निकला इतना नदी कि तुंग नदी बन गया, और एक कांख से इतना पसीना निकला मतलब आर्मपिट जिसको हम बोलते हैं ना, आर्मपिट, तो एक से बन गया मतलब भद्रा नदी, ठीक है ना। और ये दोनों नदी जहाँ पे मिलता है उसे तुंगभद्रा नदी बोलते हैं। और एक कहाँ पे है, तो विजयनगर मतलब कि आंध्र प्रदेश के पास में। बिल्कुल समझ गए क्वेश्चन को, कहानी भी आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी कहानी मतलब आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बहमनी राज्यों की राजधानी गुलबर्गा थी, ठीक है। बहमनी जो राजा थे उसकी राजधानी गुलबर्गा थी, और गुलबर्गा एक किला का नाम है, मतलब गुलबर्गा जो है ये एक फोर्ट भी है, समझिए ना, गुलबर्गा। सो याद रखिएगा, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि त्वरित का मतलब होता है
मतलब जो आकाश में चमकता है वो बोल रहा है, वो नहीं है यहाँ पे मीनिंग। उसका मतलब होता है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मतलब ठनका भी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि जो भी बिजली हमारे घर में उत्पन्न होती है, समझ गए ना, चाहे जो भी आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं आपके मोबाइल पे, चाहे कंप्यूटर पे या फिर पीसी में, तो जो ये लाइट उत्पन्न हो रही है किसके चलते उत्पन्न हो रही है? करंट के चलते। और करंट कैसे मतलब उत्पन्न होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर फ्लो करता है तभी तो उत्पन्न होता है। तो उसी को इन्होंने एक लाइन में बताया है कि त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है, और रेबीज जो है वो किसके कारण होता है? आपको पता होगा, कुत्ता के काटने से होता है। समझिए, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है, मतलब 120/80 अच्छा खासा परसेंटेज है। 80 अच्छा खासा परसेंटेज है, समझिए ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि अगर कोई मोटा आदमी है उसको अगर आप शहद और आलू खिलाएंगे तो और भी मोटा हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली किस चीज़ से रिलेटेड होता है? फैट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि संविधान, देखिए फिर आ गया ना अनुच्छेद 1। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है हमेशा। अगर आप पूरा मैं जैसे करा रहा हूँ अगर आप कर लेते हैं ना, आपका जो अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम है, चाहे कोई भी कंपटीशन है, यकीन मानिए आप मतलब जीके में तो आप 50% कर दीजिएगा। जीके का जितना क्वेश्चन आएगा ना, मतलब उसमें आप, मतलब मैं बता रहा हूँ, जीके का जितना क्वेश्चन आएगा उसमें आप 70% कर दीजिएगा। बस आप खाली पूरा पार्ट वाइज, माने मैं जितना भी करा रहा हूँ पूरा देखते जाइए। ये स्पीडी बुक्स है, स्पीडी बुक खरीद भी लीजिए, नहीं तो इसी वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए, लेकिन खरीद भी लीजिएगा ना तो जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, चाहे आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। विक्टोरिया प्रपात जो है जैम्बेजी नदी पे स्थित है। अच्छा, विक्टोरिया प्रपात जो है जैम्बोजी नदी पे स्थित है। अच्छा, इसका नाम विक्टोरिया क्यों है? विक्टोरिया जो है विक्टोरिया क्वीन के नाम पे है, और ये जो जैम्बेजी नदी है वो इंग्लैंड साइड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिए, विक्टोरिया प्रपात जो है जैम्बोजी नदी पर स्थित है, और विक्टोरिया कैसे नाम पड़ा? विक्टोरिया क्वीन के नाम पे पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हीरा की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। मतलब हीरा जो चमकता है वो किसके कारण से चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका इंग्लिश में होता है। मतलब पूरा जितना भी लाइट जाता है वो पूरा रिटर्न आ जाता है, इसी के चलते हीरा जो है पूरी तरह से चमकता है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और फर्स्ट वुमेन एम्पेरर भी रजिया सुल्तानी थी, समझ गए ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक, देखिए ये क्वेश्चन है ना, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले सोना का सिक्का कौन लेके आया था? तो यूनानी लेके आया था। और सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का किसने चलाया? तो वो था कुषाण वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो होता है सूर्य को ऊर्जा मिलता है। और ये किस कंडीशन में हो पाएगा? वेरी 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 हाई टेम्परेचर, समझ गया। मैंने याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ताप, प्रेशर रहेगा आपके क्वेश्चन में, लेकिन आपको उसको टिक नहीं करना है। ऑप्शन में, ऑप्शन में एक रहेगा बहुत ही अधिक उच्च ताप, तो वही आपको टिक करना है न्यूक्लियर संलयन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अंगदेव गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, ठीक है। सबसे पहले गुरु नानक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो जीवनी लिखेगा वो ऑटोमेटिकली पॉपुलर तो हो ही जाएगा। मतलब गुरु नानक कहाँ से आए थे, कैसे थे, क्योंकि गुरु नानक जो है पंजाबी लोगों के बहुत बड़े भगवान होते हैं भाई, मतलब बहुत लोग मानते हैं, समझ गए ना। तो गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे पड़ा है। जो रोम शहर है वो टाइबर नदी के किनारे पड़ा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो इटली का राजधानी है रोम, और जैसे आप इंडिया में जाते हैं, समझिए ना, इंडिया में जैसे दिल्ली में जाइएगा तो मेट्रो जो है, मेट्रो से आप कहीं भी जा सकते हो, आपका बहुत पैसा बच जाएगा, समझिए। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ, मेट्रो का सर्वप्रथम शुरुआत कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा। तो हाँ, तो मेट्रो से आप कहीं भी जाइएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा आपका बच जाएगा। तो उसी तरह से रोम में जब जाइएगा तो ये नदी के किनारे स्थित है। आप इसको जो नाव होता है ना, नाव से आप कहीं भी जाइएगा तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे, और आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि पानी पूरा मतलब बसा हुआ है इटली के, मतलब साइड साइड में, बीच बीच में भी, समझ गया। अच्छा, इसके बारे में एक और मैं आपको याद करने के लिए बोल देता हूँ कि जो विराट कोहली जो थे उनका जो मैरिज हुआ था इसी शहर में हुआ था, इटली में ही किया गया था, समझ गया ना। तो ये क्वेश्चन, मतलब जस्ट मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक, समझे ना, धन विधेयक 14 दिनों में, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए, नहीं लौटाइएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल जो राजा थे जैसे राजेंद्र चोल, उन लोगों की राजधानी कहाँ पे थी? तंजौर थी, तंजौर, ठीक है, तंजौर थी, ठीक है। तो ये इतना हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, इसके बारे में देखिए, जो पहली बार मून पे जो कदम रखा था आदमी, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, समझ गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और तो पहला कदम इसने रखा, उसके बाद इसके साथ एक और आदमी था जो 3 घंटा टाइम स्पेंड किया था, अल्ड्रिन, जिसका नाम कोई नहीं याद रखता है। दूसरा आदमी का तो कोई नाम ही नहीं याद रखता है, जो क्लास में टॉप करे, जो लाइफ में टॉप करे, उसी का नाम याद रखते। इवन सेकेंड लोग का भी लोग नाम नहीं याद रखता। आपको भी नहीं पता होगा कि दूसरा आदमी जो मून पे कदम रखा था उसका नाम क्या है, उसका नाम अल्ड्रिन था, ठीक है। तो देखिए, जब 1969 ईस्वी में जब इन लोगों ने कदम रख दिया ना, तो इंडिया में भूचाल मच गया कि स्पेस को हम लोगों को बढ़ावा देना है, मतलब अमेरिका जो है मून पे चला गया। तो फिर इसके लिए एक मतलब पूरा कैप्चा इसका तैयार किया गया, और उसी समय 3 साल बाद 1972 ईस्वी में एक अंतरिक्ष आयोग बनाया गया और अंतरिक्ष विभाग मतलब बनाया गया, समझे। तो यही क्वेश्चन बोला है, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था, ठीक है। पुरी स्थित, पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। और जगन्नाथ मंदिर मतलब जो जगत का नाथ हो, और इसको श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति है, समझ गए ना श्री। तो इसको किसने बनवाया था? गंग वंश ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अच्छा देखिए, जो गंगा नदी है इसका बहुत ट्रिब्यूटरी है, मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब ये इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में भी गया है, और तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो नदी है वो है पद्मा, समझ गए, याद रखिएगा, बांग्लादेश का सबसे बड़ा नदी है पद्मा। तो ये गंगा का ही पार्ट है, तो इसलिए बोला जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। नाम से ही पता चल रहा है, हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपको पता होगा, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के मेनली होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पुराना इसमें कौन है? सबसे पहला वाला, ठीक है ना, ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अच्छा, हजामती जो होता है दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अच्छा, थोड़ा सा आप कहानी देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या काम होता है। देखिए, जो अवतल दर्पण का मेन काम होता है किसी चीज़ को जूम करना, समझिए, जूम मतलब बड़ा करना, और उत्तल दर्पण का काम करता है किसी चीज़ को शॉर्ट करना। तो दाढ़ी अगर हम बनाएंगे तो अगर हमारा फेस बड़ा आएगा तभी तो हमारा मतलब अच्छा से बन पाएगा, समझिए ना। तो इसलिए हम अवतल का कर, और उत्तल देखिए, गाड़ी का जो शीशा होता है उसमें उत्तल लगा होता है, क्योंकि देखिए हमको तो अगर क्योंकि हमको एक साथ रोड पे बहुत सारा गाड़ी को देखना है, तो छोटा छोटा देखेंगे तभी तो हम देख पाएंगे, समझ गए ना बात को। अब अवतल लगा लिए, पता चला कि एक मोटरसाइकिल का भी पूरा इमेज नहीं आ रहा है, समझ गए ना। तो इसलिए मेन काम समझिए क्या होता है। उसके बाद देखिए, तानसेन का असली नाम रामतेंदु पांडे था, ठीक है। तानसेन का असली नाम रामतेंदु पांडे। और तानसेन क्या था? तानसेन वाज द फेमस म्यूजिशियन। तानसेन जो था अकबर का मतलब नवरत्न में से ये एक म्यूजिशियन था, फेमस म्यूजिशियन ऑफ अकबर कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अच्छा देखिए, ये जो खजुराहो मंदिर है ये 1000 वर्ष पुराना है, और पता है इसके बारे में क्या खास बात है? जब आप जाइएगा देखने तो सबसे बड़ी बात है ये बहुत पुराना मंदिर है। तो इसके ऊपर मतलब सेक्स से रिलेटेड बहुत सारा चित्रण किया गया है, समझिए। मतलब आप देखिएगा तो आप मतलब अगर आप गर्लफ्रेंड मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना सारा मतलब सेक्स के ऊपर मतलब चित्रण किया गया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी के पता चलता है कि पुराने ज़माने में भी लोग के अंदर बहुत ज़्यादा हवस ये सब चीज़ हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि नए ज़माने में जो पॉर्न साइट जो ये सब हो गए हैं इसके चलते मतलब ये सब चीज़ हो रहा है, नहीं, पुराने ज़माने में भी मिलता है। तो ये याद रखिएगा, खजुराहो मंदिर, समझ गए ना, 1000 वर्ष पुराना है, मतलब ये अब तो ये आप भूल ही नहीं सकते हैं, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा, हाथी गुफा जो है उड़ीसा राज्य में है जिसमें खारवेल ने बनवाया था। तो ये हाथी नाम ही है, तो हाथी के स्ट्रक्चर में होता है, और इसके ऊपर हाथी का काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन किया गया, मतलब चित्रण किया गया, ठीक है ना। और इसे किसने बनवाया था? तो खारवेल ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। जो ये गोकक झरना है, ठीक है ना,
जो गोकक झरना है वो कर्नाटक में स्थित है। अच्छा, गोकक झरना के बारे में क्या चीज़ फेमस है आपको बताते हैं। मतलब ये जो है ना, जो इस झरना का जो शेप है ना, जो शेप है मतलब आकार जो है, ये एक हॉर्स आकार नाम दिया गया है। समझिए ना, हॉर्स शू आकार मतलब कुछ इस तरह का। मतलब मैं आपको कहानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। याद रखिएगा, गोकक झरना जो है बेलगामी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और अम्लीय वर्षा बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये हो जाए मतलब बहुत ज़्यादा, तो जितना भी क्रॉप्स है मतलब जितना भी फसल है वो खराब हो सकता है। समझिए ना, बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बुक है, ठीक है। अच्छा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक ये बहुत बड़े राइटर है, पर्ल एस बुक। अच्छा, गुड अर्थ का मतलब क्या है? अच्छा पृथ्वी होगा क्या? नहीं, अच्छा पृथ्वी नहीं है इसका नाम। देखिए, ये जो गुड अर्थ बुक है, इसको जब आप पढ़िएगा ना, तो इसमें दिखाया गया है कि चाइना के गांव में, चाइना के गांव में, शहर नहीं, चाइना एक गांव में एक फैमिली कैसे रहती है, ठीक है ना। एक फैमिली कैसे रहती है उसी के बारे में दिखाया है, ठीक है। बस उसी के बारे में मतलब बुक में है। तो इसको लेखक याद रखिएगा, पर्ल एस बुक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान जलाउद्दीन अकबर था। भाई मतलब ये बहुत ही अच्छे शासक थे जलाउद्दीन अकबर, आपको ही मालूम होगा। और अगर मतलब एक चीज़ इसके बारे में ये भी था कि ये इसका इतने अच्छे हैं कि GTV पे जब इसका सीरीज आया था ना अकबर के बारे में, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। मतलब इसका TRP आज भी मतलब टॉप 10 के अंदर में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया ना। तो ये बहुत अच्छे शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई, ठीक है। देखिए, दुनिया में बहुत तरह के, दुनिया में तो जैसे इंडिया में भी बैंक बहुत है, लेकिन आयात निर्यात बैंक ये स्पेशल बैंक है। और इसका इंग्लिश में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नाम नहीं होता है, एग्जिम नाम होता है। और ये कितने ईस्वी में की गई थी? तो 1912 ईस्वी में की गई थी। समझ गए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आयात निर्यात दोनों को कवर करता है। समझ में। अच्छा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। अच्छा, ट्रांजिस्टर होता क्या? देखिए, ट्रांजिस्टर का मेन काम मैं अगर आपको बताऊँ तो किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करना हो गया, ठीक है। सिग्नल को एम्पलीफाई ये करता है, चाहे, और उसके बाद अगर विद्युत है मतलब पावर है, उसको भी ये बढ़ा चढ़ा के देता है, ठीक है। अब देखिए ना, कोई भी फ़ोन ऑन होता है, जैसे पुराने ज़माने में आप देखिएगा बड़ा बड़ा मतलब बॉर्डर मूवी आप देखिएगा तो लड़ाई होता था तो एक दूसरे तरह का फ़ोन उपयोग होता था। समझ में आना। तो उसमें क्या होता था, ट्रांजिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था क्योंकि वो एम्पलीफाई करता था। समझ गए ना। और ये पावर को भी मतलब एम्पलीफाई करता है, खाली सिग्नल को नहीं। समझिए, याद रखिएगा, आजकल के बहुत सारे डिवाइस में ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये कितने ईस्वी में आया था? 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री जो था टोडरमल था। देखिए, अकबर के कोर्ट में बहुत सारे मतलब थे मंत्री, लेकिन ये जो था टोडरमल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता है। समझ में आना, ये बार बार ये क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। अच्छा, ध्रुवीय विकास क्या होता है? देखिए, ये है, ठीक है। तो पृथ्वी तो मान लीजिए पूरी तरह से सर्कुलर है नहीं, तो एक भी हो सकता है डायमीटर और एक इधर से भी होता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल का, ठीक है। और अगर ये होता तो इक्वेटोरियल का। तो लॉन्गिट्यूडनल याद रखिएगा, चाहे अगर सीधा ध्रुवीय व्यास दे दिया जाए तो याद रखिएगा 12,714 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, ठीक है। मतलब लोहा जो है निकलता किससे? तो हेमेटाइट पहले रहता है, ठीक है ना, हेमेटाइट, और उसके बाद जो है लोहा आपको मिलता है। समझिए, उसके बाद लोहा आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में स्थित है। अच्छा, बंदरगाह को इंग्लिश में आप पोर्ट बोलते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे नदी है, ठीक है, बहुत बड़ा नदी है, तो यहाँ पे आके सीप उप रहता है बहुत सारा, तो इसी को हम पोर्ट बोलते हैं। पता है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाई भी होता है, मतलब बहुत ही इलीगल काम भी यहाँ पे होता है। समझ में आया ना। सो याद रखिएगा, सबसे बड़ा कहाँ है? मुंबई में। अगर आप मुंबई कभी जाएं तो यहाँ पे घूमने जा सकते हैं, सबसे बड़ा पोर्ट है, बहुत ज़्यादा सीप यहाँ पे होता है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना टंसले ने की थी। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र, ये बहुत ही भारी वर्ड लग रहा है, इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या मतलब, क्या किया था? टंसले ने किया था। मतलब इसमें क्या होता है इकोलॉजिकल सिस्टम में कि पहले घास होता है, समझ गया। उसके बाद घास को कौन खाता है? घास को खाता है मतलब मान लीजिए बकरी खाता है, ठीक है। उसको बकरी को कौन खाता है? बकरी को शेर खा सकता है, चाहे ह्यूमन बीइंग खा सकता है, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग को कौन खाएगा? चाहे शेर मरने के बाद कौन खाएगा? तो उसको बैक्टीरिया खाएगा या फिर पैरासाइट खाएगा। तो ये मतलब एक फूड चेन को मतलब इस तरह से ये रिलेटेड है, इकोलॉजिकल सिस्टम में आता है। समझिए ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। याद है ना आपको, मैंने आपको पहले ही बोला था किस ईस्वी में, 1969 में। कितने बैंकों का हुआ था? तो 14 बैंकों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर। अच्छा देखिए, ये वर्ड आप समझने कीजिए, संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन, जो कि 16 मई 1946 की सिफारिश पर। अब देखिए ये क्या था। देखिए, जब अंग्रेज देखा 1942 ईस्वी में क्या था कि मतलब गांधी जी ने दे दिया नारा करो या मरो, मतलब करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन दे दिया। तो अंग्रेज सब देखा कि अब ये सब मानने वाला है नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए अब हम इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ में आया। तो फिर जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया, 3 लोगों का टीम बनाया और बोला कि जाओ वहाँ से भी कुछ लोगों को चुन लेना और उन लोगों के लिए एक संविधान बनाना, तभी देश चल सकता है, समझ। क्योंकि संविधान नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर मतलब कैसे देश चलेगा, समझ में ना। तो जो 3 लोगों का टीम बनाया, तो उसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है, और इस टीम का काम था लोगों को चुनना जो संविधान बनाया। तो इसमें भीमराव अम्बेडकर भी थे, अलग अलग लोग भी थे, तो इसी को संविधान सभा बोला जाता है, समझ गया। तो ये कब हुआ था? 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में। तो अब आप पूरी तरह समझ गए कि ये क्या था। भारत संविधान सभा गठन, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ। कैबिनेट मिशन क्या था, संविधान सभा क्या था, आप समझ चुके हैं। भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि का डेसिबल में मापा जाता है, ये बिल्कुल वन लाइनर है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर 2 जनवरी 1869 को हुआ था। और गांधी जी के बारे में तो अभी बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इनकी मृत्यु मैं बता दूं, इनकी मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी को हुई थी 1948 में। इनको मारा कौन था? नाथूराम गोडसे ने मार दिया था। ठीक है, सुबह में प्रेयर करने जा रहे थे, उसी समय मार दिया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश का मुद्रा टाका है, ये आपको पता होगा। सीने बार पाड़ा कायस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीने बार जो है ये पाड़ा कायस का है और ये बार बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, मतलब डू एंड डाई, ये कब दिया था? 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी, समझ में आया ना। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। और उससे पहले कौन थी? कोलकाता थे। ठीक है, उससे पहले कौन थी? कोलकाता थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। देखिए, अगर मिट्टी, ये तो आपको पता ही चलेगा। जैसे देखिए, ये पेड़ है तो इसके नीचे मतलब रूट्स होते हैं, ये पेड़ है तो इसके नीचे रूट है, तो ये रूट जो है मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, समझ में। ये रूट जो है मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अगर ये मिट्टी को ये नहीं पकड़ेंगे, समझ में आना, अगर ये रूट जो है अगर मिट्टी को नहीं पकड़ेंगे तो ये पूरा बह जाएगा। तो ये मिट्टी के कटाव का एक कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हेलीबर्ड का भव्य मंदिर हौसालियों द्वारा स्थापित किया गया। अच्छा, ये हेलीबर्ड से आपको पता चला होगा कि ये कोई मतलब फॉरेन में होगा, इंग्लैंड में नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये कर्नाटका में है और ये शिव मंदिर से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, हेलीबर्ड का भव्य मंदिर हौसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था, समझ गया। और ये कर्नाटक में और भगवान शिव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाय अत्यधिक जो होता है ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा मतलब मेनली जो खेती होता है इसका आसाम में होता है, आसाम साइड में, समझ गया ना। उसके बाद कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर कोई भी चीज़ आएगा तो उसकी स्पीड तो धीमी हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, तो इसका रंग धीमा मतलब क्यों हो जाता है? रंग जो है फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, समझिए ना। सो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, बट इतना याद रखिएगा कि धीमी हो जाती है क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे सामने में कि देखिए, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप क्योंकि इसको स्कैन करने में टाइम लगता है। देखिए, जापान की जो करेंसी है वो एन है, जापान की जो करेंसी है वो एन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चीन जो है अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अच्छा, अबरक क्या होता है? अबरक का इंग्लिश में अर्थ होता है मीका, और जो आप प्लेट उलेट देखते हैं ना, उजला कलर वाला जो प्लेट होता है वो उसी से बना हुआ होता है, समझ में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किया था। अच्छा, ये बेसिन की संधि क्या था, इसके बारे में थोड़ा आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। बेसिन की संधि क्या था कि
देखिए बेसिन की संधि में ये हुआ कि जैसे देखिए लास्ट में आते आते जो था ना, पेशवा जो लोग था वो आपस में ही लड़ाई करने लगा, अपने में लड़ता था ये लोग। तो अपने में जब आप लड़िएगा कोई भी आदमी हो तो आप कमज़ोर हो ही जाइएगा, ठीक है, कमज़ोर हो जाइएगा। तो इनको क्या था, जो बाहरी जो शक्ति था ब्रिटिश के अलावा, वो इन पे अटैक किया और इनको पुणे में इनको बढ़िया से हरा दिया, समझे ना, पेशवा को, समझे। तो इनको खतरा हो गया कि भाई ये कभी भी आके हमारे मतलब हमको मार सकता है और ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये था, ये अंग्रेज़ों के मतलब शरण में गए। बेसिन की संधि अंग्रेज़ों के शरण में नहीं गए, मतलब अंग्रेज़ों से समझौता कर बैठे। तो यहाँ पे एक टेबल लगा, अंग्रेज़ यहाँ पे बैठा और पेशवा यहाँ पे बैठे। तो अंग्रेज़ ने मतलब इन्होंने उसको 40,000 के करीब में रुपया दिया था, ठीक है, 40,000 के रुपये में। और ये अंग्रेज़ ने इनको मतलब बहुत सारा बंदूक, गोली बंदूक दिया था और मतलब 35,000 के करीब में सैनिक भी दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ बोला कि हम व्यापार करेंगे, ठीक है, आपके रीजन में आप नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को मौका मिल गया अपना पैर पसारने का। और जो एक पेशवा का जो गुमान था कि हम अंग्रेज़ों के अंदर में नहीं झुकेंगे, वो झुक गया, वो गुमान भी टूट गया। पेशवा में इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नाराज़गी भी दिखाई, काफ़ी लड़ाई भी हुआ। लेकिन ये जो पेशवा का संधि, जो पेशवा जो था, ये बेसिन की संधि, ये बिल्कुल मतलब दोनों के बीच में था। मतलब अंग्रेज़ों ने अपना कंडीशन रखा जिसको पेशवा को मानना पड़ा। बात अब समझिए ना। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बिल्कुल सही है। बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। उसके बाद जो है भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। ये बांध जो है मतलब काफ़ी बहुत बड़ा बांध है और ये सतलज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि अर्जुन पुरस्कार जो 1961 में प्रारंभ किया गया था, और जो ये अर्जुन पुरस्कार है ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है, समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद स्टेडियम जो है, ध्यानचंद जो स्टेडियम है लखनऊ में स्थित है। अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में क्या होता होगा, तो जो मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे, क्या थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी थे। अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम जो है लखनऊ में स्थित है, हॉकी से रिलेटेड है, तो ये हॉकी का ही खेल इसमें खेला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ठीक है, टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, नाटो का मुख्यालय। अच्छा, ये नाटो है क्या, नाटो क्या करता है, देखिए नाटो जो है मैं आपको बता दूं 30 से 40 देशों का समूह है, ठीक है ना, 30 से 40 देशों का समूह है। और इसमें एक कंडीशन बना है, जो भी देश है इसके अंदर, कि वो सारा यूनाइट है, इस जितना भी देश है इस सारा का सैनिक मतलब एक पेज पे आधारित है। और अगर कहीं किसी देश से कोई दूसरा, मतलब इस 40 देश के अलावा अगर कोई भी दूसरा देश, जैसे मान लीजिए चाइना इसके अंदर नहीं है, अगर चाइना इसमें से किसी भी देश पे अटैक करता है, जो 30-40 देश एक हो जाएगा और उस पर अटैक करेगा, ठीक है। ये नाटो के अंदर इंडिया नहीं है, ये बात याद रखेगा, समझ में ना। अगला क्वेश्चन ये, बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से होता है। देखिए बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से, क्योंकि बटरफ्लाई एक शेप होता है, जो आप फॉलो कीजिएगा उसका नियम, तो आप पानी के अंदर तैरने लगेगा, ठीक है, पानी के अंदर तैरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वन अश्वशक्ति 746 वाट के बार होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, जो कि इक्वल होता है 746 वाट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगरे के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। आगरा जो है उस किले के अंदर, जो भी आगरा फोर्ट है उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, इसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद रांगा जो है टाका, टीन में शीशा का मिश्र धातु है, मतलब टीन और प्लस शीशा, यानी लेड को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है ना, शीशा मतलब जो भी है, तो शीशा को मिलाते हैं तो हमारे सामने जो आता है वो होता है रांगा और टाका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। अच्छा देखिए, ये इंग्लिश चैनल है क्या, अगर मैं आपको नहीं बताऊं, सीधा पढ़ दूं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको लगेगा कि इंग्लैंड में कोई मतलब चैनल वैनल टीवी चैनल, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये अलग सीन है। देखिए मिहिर सेन था एक बहुत बड़ा मतलब तैराकी था इंडिया का, ठीक है, इंडिया का बहुत बड़ा तैराकी था। इन्होंने एक कैलेंडर ईयर में मतलब 2 से 3 बार, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ इनका महानता बनाने के लिए दे रहा हूँ, इंडियन ओशियन को मतलब पार किया, तैर लाया एक कैलेंडर ईयर में, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल क्या होता है ना, मतलब एक कंपटीशन होता है मतलब इंग्लैंड के अंदर में स्विमिंग का, तो ये
पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन, ठीक है। याद आप समझ गए ना, मिहिर सेन के बारे में जान गए। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। बाप रे, ये जो पुस्तकालय आपको कभी मौका मिले तो आप जाके देखिएगा, इसके अंदर दुनिया का हर एक किताब अवेलेबल है भाई। मतलब इमेजिन आप नहीं कीजिएगा, इतना सारा किताब, इतना सारा किताब, इतना सारा किताब कि आप घूम भी नहीं पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। सिंपल, इन्होंने बहुत मतलब एशिया के लोग को इन्फ्लुएंस किया है गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, समझे ना। चाइना में, इंडिया में, श्रीलंका में तो एशिया की रोशनी कहा जाता है। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका में, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये टाइगर से रिलेटेड है। और ये जो है मतलब यहाँ पे टाइगर जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर के स्थान में दूसरे स्थान पे आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो ये बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़ा, ठीक है। चमड़े से बना होता है, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या होता था, हमेशा चमड़े के बैग में इसको परिवर्तित किया जाता था। लेकिन जब से मतलब मोदी गवर्नमेंट बना तो इसको मतलब कपड़ा वाला बैग में इसको लाया गया था, ठीक है ना। रेड कलर का कपड़ा है, तो इसके ऊपर भी बहुत पॉलिटिक्स हुआ, लेकिन इसका मेनली अर्थ चमड़े का थैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। ये सरदार सरोवर जो परियोजना है ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए, ये सरदार पटेल जो है ज़्यादा उनका लगाव गुजरात से ही है, इसलिए गुजरात राज्य में है। समझ गए ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। अच्छा, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और पूछा जाएगा ये किस चीज़ से बना होता है। मतलब देखिए, हर एक चीज़ का एक बेसिक होता है, समझ गए ना, बेसिक। तो ये आइसोप्रीन से मिलकर बना होता है। आइसोप्रीन याद रखिएगा, आइसोप्रीन मतलब आइसोप्रीन को हम ऐड करते जाएँ, 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 तो हमको क्या मिलेगा, रबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये आ रहा है सामने कि गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक होता है। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक होता है, ठीक है। अच्छा, गैट को जो है, गैट को WTO में अब कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। इसको अब क्या कर दिया गया है, अब ये नहीं रहा गैट, अब ये हो गया WTO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। अच्छा, WHO का मुख्यालय कहाँ है, बता सकते हैं आप। WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, ठीक है। जेनेवा में है WHO का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश है। एक चकमा एक प्रकार का शरणार्थी है जो बांग्लादेश में अत्यधिक पाया जाता है। और अगर इंडिया में बात करें चकमा कहाँ पाया जाता है, तो जो है ना मतलब 7 सिस्टर वाला जो स्टेप है, जैसे त्रिपुरा हो गया, उसके बाद मेघालय हो गया, वहाँ पे कुछ चकमा जनजाति पाया जाता है, समझे। इसका मेन जो रिलेशन है ज़्यादा मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो बांग्लादेश में पाया जाता है, समझिए। आगे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय जो काठमांडू है, और इसमें सबसे बड़ा देश जो है इंडिया है, समझ में आना, इसमें सबसे बड़ा देश जो है इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कच्चे फलों को कृत्रिम से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन को कार्बाइड भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे कार्बाइड। और अगर आप कच्चा आम में इसको डाल देते हैं तो ये पका देगा उसको, ठीक है। विद्युत चुंबक बनने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु मतलब डेड आयरन का उपयोग किया जाता है अगर हमें इलेक्ट्रिक क्या बनाना है, अगर हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। टी शब्द का संबंध मतलब टी एक वर्ड है जो गोल्फ से रिलेटेड है, समझ में आना, गोल्फ से। मतलब गोल्फ जब भी खेला जाता है तो उसमें टी वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा, टी कैसे यूज किया जाता है, टी स्कोर करके यूज किया जाता है, समझ में आना, आगे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावल थे। अच्छा, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावल में, ठीक है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, किसी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हिंदी मीडियम में भी, हिंदी मीडियम जो अच्छा सरकारी स्कूल है वहाँ पे ये जाता था टीम। इसमें क्या होता है हम आपको बताएं कि जैसे इसका नियम था, जब इन्होंने बनवाया था तो इनका नियम था 11 से लेकर 14 से 15 साल के बच्चों को हमको लेना है, ठीक है। 11 से 14 और उनको ट्रेनिंग करना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी रस्सी को बांधना है, कोई रस्सी, मतलब ये जो ट्रेनिंग करता है उसमें बताया जाता है कि एक ऐसी तरह से रस्सी को बांध देगा कि वो खुलेगा ही नहीं, समझ में है ना, खुलेगा ही नहीं। या फिर मतलब बहुत अलग अलग तरह का स्किल सिखाया जाता है जो आपको जब मुश्किल परिस्थिति में मतलब आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी गेट को तोड़ना है तो इसमें बताया जाता है किस तरह से
आप मतलब इफिशियंटली उसको तोड़ सकते हैं। समझ में है ना, समझ गए ना बात। तो अगर कहीं सांप उप है तो उसको किस तरह से मतलब आप भगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये सब इसके अंदर सिखाया जाता है। मतलब एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो, जैसे कहीं पे बम हो गया, बम हो गया तो उसको अगर हमें लोगों को समझाना है बम, तो कैसे मतलब इशारा दे के समझाया जा सकता है, इस तरह का मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है। समझ गए ना, बात समझ गए क्या मैं बोल रहा हूँ मोटा मोटी। उसके बाद ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण सौरे थे। ए सेकुलर एजेंडा एक पुस्तक है, इसके लेखक अरुण सौरे थे। नाम से ही है ए सेकुलर एजेंडा, मतलब धर्मनिरपेक्ष एजेंडा। मतलब इन्होंने उस बुक में किसी धर्म को मतलब ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि स्टील प्लांट मतलब इस्पात संयंत्र की वात भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलुआ होता है, ठीक है। देखिए जो देखिए स्टील प्लांट जो भी होता है, मतलब जहाँ पे मतलब इस्पात का कारखाना, वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस लगा होता है, ब्लास्ट फर्नेस, वहीं से मतलब जिसको हम बोलते हैं वात्य भट्टी, ठीक है। तो वात्य भट्टी में से जो सोना मतलब जो आयरन निकलता है बाद में, उसको हम आयरन कास्ट बोलते हैं, आयरन कास्ट या फिर ढलवा लोहा, ठीक है ना, ढलवा लोहा, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट। मैंने थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई वर्ड समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ कि उनको भी समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ये बात तो आपको पता होगा, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सांची जो स्तूप है, उसका जो मतलब मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये बात तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी कहलाता है। देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब मिलता है तो क्या होता है? नीलगिरी, मतलब जो जिस स्थान पे मिलता है उसको हम नीलगिरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लावनी तथा तमीज़ा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे, मैंने पहले ही बता दिया। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में स्थित है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, गेट का जगह WTO कर दिया गया है, मतलब गेट का जगह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 से लिया गया। समझ गया ना बात को? ये क्वेश्चन आया था तो मैंने उस समय भी बताया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियन भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी, ठीक है। अच्छा, मनसबदारी प्रथा क्या था भाई? मतलब अब तो कोई आदमी आएगा स्पीडी कराने के लिए, बाकी यूट्यूब चैनल पे बोल देगा मनसबदारी का मतलब जो था वो अकबर ने चलाई थी, बट मनसबदारी था क्या, ये इंपॉर्टेंट है जानना। जब तक आप नहीं जानिएगा आप भूल जाइएगा। मनसबदारी का मतलब यह था कि मनसबदारी जो था मनसबदार से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्या होता था अकबर के समय में, मतलब सैनिकों को मतलब एक जगह बहुत सारे सैनिक जो थे मतलब वो उनको मतलब वो रख नहीं पाते थे और उससे काफ़ी दिक्कत हो जाता था। तो सैनिकों को करने के लिए उनको एक टुकड़ी में बांटा गया, मतलब इतना सैनिक एक टुकड़ी में, इतना सैनिक एक टुकड़ी में, इतना सैनिक एक टुकड़ी में, इतना सैनिक टुकड़ी, और हर एक टुकड़ी का एक मालिक बनाया गया, मतलब कैप्टन, और उसको बोला जाता था मनसबदार, ठीक है। और इसका काम होता था कि मतलब जो भी मतलब घोड़ा उड़ा है, मतलब इस सैनिक के पास भी घोड़ा, इस सैनिक के पास भी घोड़ा, इस सैनिक के, तो वो घोड़ा उड़ा को खिलाया उलाया, मतलब जो भी उसका देखभाल करना है वो काम मतलब करे। और इसका देख रेख कौन करता था कि अच्छा से घोड़ा उड़ा कर रख रहा है कि नहीं, ट्रेनिंग ठीक से ले रहा है कि नहीं, वो मनसबदार का काम करता था, ठीक है। मनसबदार का काम था। मनसबदार जो था वो सम्राट से पैसे लेके, मतलब अकबर से पैसे लेके इन सबको देता था। तो ये जो प्रथा थी किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। अभी याद रहेगा। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल के, मतलब एलोरा और एलिफेंटा में जो है ना, मतलब एलोरा और एलिफेंटा मतलब एक गुफा है, या फिर आप बोल सकते हो एक घर टाइप का है, जिसमें मतलब एक कंस्ट्रक्शन किया गया है जो राष्ट्रकूट के समय के बारे में बताता है। एलोरा और एलिफेंटा के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो राष्ट्रकूट समय का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। अच्छा एक बात बताइए, गुरु तेग बहादुर का वध तो औरंगजेब ने करवाया था, क्यों करवाया था, वाई? आपको पता है? इसका रीज़न ये था कि देखिए क्या करता था औरंगजेब की जो कश्मीर की जो लड़कियां होती थी
उनको मतलब धर्म परिवर्तन करवाता था। जो ब्राह्मण जो थी कश्मीर की, उनका धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवाते। तो इसका विरोध जो था गुरु तेग बहादुर ने किया था और इसलिए मतलब औरंगजेब ने उसको मार दिया। देखिए कितना गलत काम है, मतलब ये बहुत गलत काम है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन में लाल क्रांति 1919 में हुई थी। अब लाल क्रांति जो है रिलेटेड किस चीज़ से होता है मैं आपको बताता हूँ, आप समझिएगा। आप मतलब समझ सकते हैं कि मांस से और टमाटर से, तो बिल्कुल भी इससे नहीं है। जब चाइना वर्ड जब आ जाएगा ना, चाइना, तो ये लाल क्रांति मांस और टमाटर वाला बात ही खत्म हो गया। ये क्या चीज़ था मेन मैं आपको बताता हूँ। चीन में जो लाल क्रांति है, जैसे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो चाइना भी पहले गुलाम था, समझ में। चाइना में भी दूसरी तरह की शासन चलती थी। तो इसी क्रांति के बाद वो मतलब आज़ाद हुआ। तो ये 1949 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ये मैंने बता दिया आपको पहले ही। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था भाई। मतलब चोल वंश, देखिए पता है आपको, चोल वंश का जो स्ट्रेटजी था ना, मतलब नेवी का, नौसैनिक शक्ति का, वो आज भी फॉलो करता है लोग। ठीक है, इंडियन जो नेवी है वो आज भी इन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो करती है कि उसमें क्या किया जाए। मतलब क्योंकि देखिए ज़मीन पे लड़ना एक अलग बात है और पानी के अंदर लड़ना एक अलग बात है, बात समझ रहे हैं ना। सो ये बहुत फेमस था चोल वंश। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, आपको पता होगा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। ठीक है, यूपी को ही अवध बोला जाता था पहले, और यूपी की राजधानी लखनऊ है अभी। और लेकिन पहले क्या थी, फैजाबाद थी। यूपी की राजधानी पहले क्या थी, फैजाबाद थी। और यूपी को ही अवध बोला जाता है। यूपी के ही मतलब ईस्टर्न पार्ट को, या फिर मेनली बोल सकते हैं आप, अवध बोला जाता था पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। मतलब अभयारण्य का मतलब क्या होता है, सेंचुअरी। ठीक है ना, सेंचुअरी मतलब एक जंगल उंगल का, मतलब जंगल उंगल है उसको मतलब सेंचुअरी बना दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और इसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। ठीक है, इराक का जो मुद्रा है उसका नाम दिनार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकी। जो ध्वनि को कभी भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब या तो एयर चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ चाहिए, तभी जाकर वो ट्रेवल कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान यानी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैदराबाद में स्थित है। ये डील करता है कि गाँव में किस तरह से विकास हो रहा है, मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए ना बात। तो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए हमें भी काला दिखाई देता आकाश, लेकिन नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है। ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए काला दिखाई देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। जब चंद्रमा पे जब मतलब नील आर्मस्ट्रांग जब पहुंचा था, ठीक है, जब चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था, तो उसको आकाश, जब आप चंद्रमा पे जब आप जाइएगा ना, तो आपको आकाश पूरा काला दिखेगा। रीज़न ये है कि वहाँ से सूर्य जो है नज़दीक हो जाता है, और सूर्य का इतना लाइट आता है कि आपको स्टार भी नहीं दिखाई देता है, समझ में है ना, स्टार भी नहीं दिखाई देता है, समझ में है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है, मतलब रात के समय में आपको आकाश पूरी तरह से काला दिखाई देगा, मतलब मून से, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये आपको पता होगा। उसके बाद बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी निम्न हार्मोन, अगर किसी व्यक्ति के अंदर में खून की कमी हो गई तो उसके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी है, समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रक्तचाप को मापने के लिए स्फैग्योमोनोमीटर का नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, इसमें तो कुछ है नहीं क्योंकि ये सिंपल है। इसमें क्या मैं आपको बताऊँ। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी जो है काली मिट्टी है। कपास जो है वो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा मतलब उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। ठीक है ना, मतलब देखिए 1857 में क्या था कि 1857 में मतलब बहुत सारा विद्रोह हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, लेकिन पहला जो विद्रोह शुरुआत किया था वो मंगल पांडे ने था। जब ये असेंबली में लगे थे और इनको बोला गया था कि मतलब चमड़ी से मतलब जो बंदूक जो था, मतलब गोली जो था वो चमड़ी का बना होता था, और बोला जाता था कि दांते से उसको खरोचो तो ये नहीं खींचे, और इन्होंने पहला विद्रोह किया था 1857 इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसके बाद बी डी सावरकर ने इसका प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लाया गया, ठीक है। जो संसदीय स्वरूप है यानी पार्लियामेंट्री जो कंस्ट्रक्शन है उसको ब्रिटेन से लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था, यानी कि जो निचली जातियाँ मतलब कि जो पुअर है, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसका वो जो था पूना समझौता का मतलब पूना समझौता में यही किया गया था कि जो जाति अभी डेवलप नहीं कर पा रही है उसको डेवलप किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बोलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंदों का वजन 5.50 औस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ त्यो संघ के नेतृत्व में हुआ था, और मैंने पहले ही बता दिया लाल क्रांति मतलब जैसे इंडिया में भारत करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उसी तरह से इसमें भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं। पाकिस्तान मतलब इसका कौन किया था, माओ त्से, मतलब इसका नेतृत्व किसने किया था, माओ त्से तुंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य मतलब जैसे इंडिया का ये मैप अगर हम देख लें तो इंडिया के मैप में ये जो राजस्थान इधर लाई करता है तो और पाकिस्तान इधर लाई करता है, तो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी इसका किसके साथ है, राजस्थान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, ठीक है। विश्व में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील सुपीरियर। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबीलोन में हुई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की